बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया, बल्कि मियाँ साहब का जो सबसे करीबी आदमी है उसने भी मियाँ साहब के नक्शे कदम पर चलना पसंद किया। दोनों पाकिस्तान छोड़कर चले गए। कुर्सी जैसे ही छिनी वैसे ही जो है वो जहाज़ की कुर्सी जो है वो बुक हो गई। यानी या तो कुर्सी पे बैठेंगे, और अगर कुर्सी नहीं रहेगी तो फिर जहाज़ की कुर्सी पे बैठेंगे और पाकिस्तान छोड़कर अपने देश चले जाएंगे। काजी फायद ईसा ने 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं निकाले। यानी जिन जजेस ने उनको इज्जत बख्शी, उनकी अलविदाई तकरीब में आए, काजी साहब ने उन जजेस की भी तकरीब में शिरकत करना गवारा नहीं किया। यानी जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत की, लेकिन काजी फायद ईसा उसमें शिरकत किए बगैर पाकिस्तान से चले गए। ये वो शख्स है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से उतरने के बाद 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं रुक सका। बातें करता है हुब्बुल वतनी की, बातें करता है पाकिस्तान की, बातें करता है आईनी पाकिस्तान की, बातें करता है इंसाफ की सरबुलंदी की, बातें करता है इंसानी हुकूक की। लेकिन हालत यह है कि जिस मुल्क का वो चीफ जस्टिस था, वो अपने ओहदे से उतरने के बाद 24 घंटे भी उस मुल्क में नहीं गुजार सका, बल्कि मुल्क को छोड़कर निकल लिया और मियाँ नवाज शरीफ साहब की रवायत जो है उस पर चलना शुरू कर दिया। अब काजी फायद ईसा साहब जो है वो इस मुल्क में फस्तायत का एक बाजार गर्म करके छोड़ कर गए। आलमी रिपोर्टें आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अदलिया की सूरत हाल है, वो दुनिया के 142 मुल्कों में से 140वें में पाकिस्तान है। जो टॉप 3 मुल्क है ना, जिनके अंदर बदतरीन पाकिस्तान के अंदर यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिन टॉप 3 मुल्कों में बहुत खराब है, उनमें एक पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया में। 142 मुल्कों में 140वें नंबर पे हम खड़े हैं। और ये कोई आज नहीं हुआ, ये पुराना खेल है। लेकिन जिन्होंने इस महात्मा को लाके ये तजर्बा किया था, जिनके लिए कादी फायद ईसा इंसाफ का एक देवता था, जिन्हें यह लगता था कि ये आदमी आएगा तो इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा पाकिस्तान में, उन सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए और उन सारे लोगों को जो है वो शीशे में अपनी शक्ल देखनी चाहिए और अपने ऊपर लानत भेजनी चाहिए कि हमने किस आदमी को सपोर्ट कर दिया था। यानी ये वो कादी फायद ईसा है जिसके दौर में फिर अदलिया बेहतर होनी चाहिए थी ना। इतना बड़ा महात्मा लाके आपने बैठा दिया था, इंसाफ का देवता, तो बेहतर होनी चाहिए थी। कोई बेहतरी नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं आई, और जाते जाते भी इंसाफ का गला घूंट कर गए। तो जनाब कादी फायद ईसा साहब, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को, और जिन लोगों से वो नफरत करते थे, उन्हें कादी साहब ने कहा था कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप निकल जाएं और छोड़ दें। तो कादी साहब हम आज भी किचन में खड़े हैं। हमने 2.5 साल इस फस्तायत को बर्दाश्त किया है। 9 दफा तो मैं आपके सामने बैठा हूं जो गिरफ्तार हुआ हूं। मुझे अगवा किया गया, रियासती जबर का मैं शिकार हुआ। इस मुल्क के इदारों ने मेरे ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया, मुझे मेरा मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर किया। मैं आपसे इंसाफ मांगता रहा और आपने मुझे बुलाकर इंसाफ नहीं दिया। तो कादी साहब हम तो किचन में खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन आप इस किचन की गर्मी 3 साल तो क्या, 3 महीने क्या, 3 दिन क्या, आप 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सके और चंद घंटों के अंदर आप फ्लाइट लेकर निकल लिए। अब तक की इतला के मुताबिक कादी साहब जो है वो पहुंच गए थे इस्तांबुल। अब पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब को फॉलो किया उन्होंने, लंदन प्लान का हिस्सा थे दोनों लोग। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब का बुरा वक्त आता है, मियाँ साहब सबसे पहले टिकट बुक कराते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान से निकलने की करते हैं कि निकलो पाकिस्तान से, इधर कोई पकड़ लेगा, दलील करेगा। और पाकिस्तान में तो हालात वैसे ही मियाँ साहब के बहुत ख़राब हैं। जैसे ही गेम मियाँ साहब के हाथ से निकली, मियाँ साहब पाकिस्तान से फरार हो गए, निकल गए। अच्छा, मियाँ साहब ने निकल के जाना कहा था, पहले दुबई पहुंचे, वहाँ बादशाहत है, लेकिन वहाँ पे भी मियाँ साहब का इस्तकबाल हुआ। लेकिन मियाँ साहब का सही इस्तकबाल हुआ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, एयरवन फील्ड अपार्टमेंट जो मियाँ साहब के हैं, उनके बाहर खड़े होकर जो इस्तकबाल किया, वो तारीखी इस्तकबाल है और मियाँ साहब और उनकी नस्लें उसे याद रखेंगी। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर आप एक जाली इलेक्शन लड़ें, आप अवाम का मैंडेट चोरी करें, आप दोनों सीटें अपनी हार जाएं, लेकिन आप जिद करके बैठ जाएं कि नहीं जी नहीं, मुझे एक सीट दी जाए। फिर एक कैंसर ज़दा खातून जिनको जेल में रखा हुआ है, वो आपको 70,000 की लीड से शिकस्त दे और उसके बाद आप रोना शुरू कर दें, नहीं जी नहीं, मुझे ये सीट चाहिए। तो फिर निज़ाम आपका आरओ आधी रात को तब्दील करके दूसरा आरओ लगा के आपके हाथ में एक जाली फॉर्म 47 पकड़ा दे कि एलो मियाँ साहब तुम जीत गए हो। और ये सारा कारनामा करके आप बाहर जाएंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको छोड़ेंगे?
लंदन में आपकी बेटी वज़ीर आला नहीं है। यानी मुझे हैरत हो रही थी कि लंदन में जब एहतजाज हुआ तो ना वहाँ आंसू गैस चली, ना वहाँ डंडे चले, ना वहाँ टॉर्चर हुआ, ना वहाँ फस्तायत थी, ना लंदन में जो है वो दफ़ा 144 का नफाज हुआ, ना वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ना वहाँ पे किसी ने रबड़ की गोलियां चलाई, कुछ भी नहीं हुआ। ये वही होगा जहाँ नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान होगा, जहाँ ये जालिम रहेंगे, जहाँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फस्तायत ज़दा हुकूमतें होंगी, वहीं पर ये सारी हरकतें होंगी और कहीं नहीं होगी। दुनिया को इस बात की समझ आ गई है कि हम जिन लोगों से टैक्स लेते हैं वो हम पे एहसान करते हैं, हमने उनका एहसान मानना है, उनकी खिदमत करनी है। पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम है, अवाम से टैक्स लेते हैं, अवाम इन्हें पैसे देती है, ये अवाम के ऊपर ही बादशाह बन के बैठ जाते हैं, फिर अवाम को डंडे भी मारते हैं, अवाम को सोटियां भी मारते हैं, अवाम को रबड़ की गोलियां भी मारते हैं, उन पर आंसू गैस भी फेंकते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते, उनके ऊपर टैक्सेस भी ज़्यादा लगाते हैं और उनके लिए ज़िंदगी को तंग भी कर देते हैं। फिर इंसाफ नाम की कोई चीज़ भी उनको अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, मुआज़िम मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब का जो आइडिया है वो हमेशा से बहुत अच्छा रहता है। उन्हें बिल्कुल वक्त से पहले पता लग गया कि अब बुरा वक्त आ गया है, लिहाजा निकल लो पाकिस्तान से। तो नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान से फरार हो गए हैं। वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेहतरीन नारेबाजी के साथ मियाँ साहब का इस्तकबाल किया और उन सबका जो सबसे फेवरेट नारा था, जो ज़्यादा मैंने सुना, वो ये था कि मरियम के पापा चोर हैं। ये नारा सबसे ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लगाया, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख भी सकते हैं। बहरहाल मियाँ साहब ने अपनी कुव्वत फैसला से काम किया और फौरी तौर पर निकल लिए। मियाँ साहब अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दौर ख़त्म हो गया। मियाँ साहब को आइडिया है कि अब इस निज़ाम के पास इमरान खान के सामने घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितने रास्ते थे सारे अपना कर देख लिए और अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, मिसाल के तौर पे ALY के ऊपर टिकट चल रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं, खुद मैंने वो खबर नहीं देखी, लेकिन हुकूमत कुछ इस तरह के फैसले कर रही है कि मुमकिन है कि हुकूमत छोड़ने पर रजामंद हो जाए और हुकूमत जो है वो हुकूमत को ख़त्म कर दे। वो इसलिए कि उन्हें लगता है कि इदारों ने उनको वो सपोर्ट नहीं दी जो सपोर्ट उन्हें बड़े बड़े मामलात में मिलनी चाहिए थी, लेकिन सपोर्ट तो मिली नहीं। अब कादी फायद ईसा साहब को क्या कोई और होता मिल जाएगा? देखिए, कादी साहब की शख्सियत ऐसी है, उन्हें कुछ भी मिल जाएगा वो ले लेंगे और वो दोबारा ओहदे पे बैठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े बदमज़ा होने वाले हैं कादी साहब। ये दुनिया के जिस जमहूरी मुल्क में जाएंगे, अगर पाकिस्तानियों की इन पर नज़र पड़ गई तो कादी साहब की अच्छी खासी इज्जत अफजाई हो जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो इज्जत अफजाई की आदत पड़ गई है, तो कादी साहब वहाँ पे जो मुस्तफ़ीन साहब थे, वकील साहब, जिन्होंने कादी साहब पे थोड़ी सी तनकीद की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उनको इतनी मार पड़वाई कि वो लोगों को पहचान नहीं पा रहे। बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के एक वकील का, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कादी साहब ने टॉर्चर करवाया उनके ऊपर। अब वो जो बेचारे वकील साहब हैं, उनकी जो हालत है, तो कादी साहब ऐसा कुछ यूरोप में आप नहीं कर पाएंगे। जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वहाँ पे आप ये नहीं कर पाएंगे। लोग आपके मुंह के ऊपर आकर आपको आईना दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने पाकिस्तान में क्या किया है। बहरहाल कादी साहब बहुत बदमज़ा होने वाले हैं, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब को ताने देना शुरू कर दिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि लंदन आमद पर अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से नवाज शरीफ को खुशामदीद, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको फॉर्म 47 पर जितवाया भी गया, मगर अफसोस के सारी उम्मीदें ज़मीन पोस हो गई और आपको एक मरतबा फिर मुल्क छोड़ना पड़ा। वैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मैं मान गया हूँ, अच्छा खासा 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म था, उसका बोना बना के रख दिया। ये मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अगर किसी सियासतदान से टिका कर बदला लिया है ना, तो वो नवाज शरीफ से लिया है। यानी नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया बगैर पब्लिक सपोर्ट के। चैलेंज वो करे जो खुद साफ हो, जिसने कभी करप्शन ना की हो, बेईमानी ना की हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो, 2 नंबरी ना की हो, तो वो बंदा चैलेंज कर दो, अच्छा भी लगता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने मुंह चुक के हीरो बन के एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा कमाल बदला लिया ना मियां साहब से, मियां साहब का छोटा सा बोना बना दिया। वहाँ लंदन में बच्चे दलील कर रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं, मियां साहब के आगे आगे भागते हैं, चोर के नारे लगाते हैं। तो ये जनाब मियां साहब की वहाँ सूरत हाल कर दी गई है। जबकि अगर एस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बदला लिया है तो वो आसिफ अली जरदारी ने लिया है। यानी जरदारी साहब सियाणे हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बदला लिया है कि सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे गिर गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इतनी बदनाम कभी नहीं थी जितना आसिफ अली जरदारी ने कर दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट से एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत आसिफ अली जरदारी ने छीन ली और मियां नवाज शरीफ साहब की इज्जत वैसे ही रुल गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने के बाद। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। फैसल वाडा की मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ना। फैसल वाडा दिन रात बेचारे तारीफें कर करके, खुशामदें कर करके हलकान होते जा रहे हैं।
कभी इधर खुशामद, कभी इधर खुशामद, बूट तक उठा के टेबल के ऊपर रख दिया, बहुत कुछ किया फैसल वाडा ने, बड़ी कुर्बानियां उनकी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन आप अंदाजा करें ना कि ओहदे सारे ले गया मोहसिन नकवी, खुशामदे कर करके हलकार हो गए फैसल वाडा और ओहदे सारे ले गया मोहसिन नकवी। तो ये भी एक ज्यादती होती है पाकिस्तान में, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब जो बड़े फैसले हैं पहले दिन के जो आए जस्टिस से या अफरीदी साहब की जानिब से, आज क्योंकि छुट्टी का दिन है, कल से बाकायदा चीज़ों का आगाज़ होगा। कल फुल कोर्ट का इजलास होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी खबरें निकलने की तवक्को है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी आप देखते जाएं कि होगा क्या। बहरहाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसको तब्दील कर दिया गया है। दो बड़े मुतालबात जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के थे, दोनों मान लिए हैं चीफ जस्टिस ने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तब्दील हो गई है और उसमें जो अब फॉर्मेशन आई है सीनियरिटी की, उसमें पहले नंबर पे जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस है, दूसरे नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह है, तीसरे नंबर पे इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है और इसी तरह सारे नीचे जा रहे हैं। फुल कोर्ट का इजलास भी 28 तारीख को यानी सोमवार वाले दिन तलब कर लिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी जो जजेस की कारकर्दगी के हवाले से, दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहाँ जो जजेस की कारकर्दगी है उसकी वजह से 9 मई के मामला हल ही नहीं हो रहे। अब देखते हैं वहाँ चीफ जस्टिस क्या करते हैं, लेकिन उस पर भी उन्होंने इजलास तलब कर दिया है और ये भी कहा कि तमाम बेंचेस की जो अब कवरेज है वो लाइव होगी, यानी जो भी समाअत होगी उसको लाइव दिखाया जाएगा, तमाम अदालतों को लाइव दिखाया जाएगा, सिर्फ कोर्ट रूम नंबर 1 जो है उसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा। अब अगर किसी अदालत में इमरान खान साहब पेश हो गए ऑनलाइन भी, तो पूरी कौम उनको देख लेगी, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले जब इमरान खान साहब पेश हुए थे तो उस वक्त कादी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कोशिश की कि जनाब इमरान खान साहब को लोग ना देख सकें। लेकिन अब जस्टिस याया अफरीदी है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इमरान खान साहब किसी केस में आएंगे सामने तो जस्टिस याया अफरीदी साहब फिर कैमरा बंद नहीं करवाएंगे, बल्कि लोगों को मौका देंगे कि वो अपने लीडर को देख पाएं। अब कुछ खबरें वाले जनाब मेरे पास, एक तो बड़ी खबर यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस आ गए हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलाई गई थी उनकी जाली डिग्री के हवाले से, तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इसमें कुछ ऐसे एंकर्स जिनको एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर वो जजेस की तौहीन करते रहे हैं, उन एंकर्स के नाम भी हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अब आगे जाकर क्या होता है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की बात करना शुरू कर दी है, तो क्या वाकई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है? मैं आपको बताता हूँ, ये खेल है। देखिए हुकूमत का बस चले तो वो 27वीं आईनी तरमीम तो ले आए, लेकिन अब कादी फायद ईसा तो है नहीं जो सहूलतकारी करेंगे कि बंदे उठा लो, बीवियाँ उठा लो, बहुएँ उठा लो, बेटियाँ उठा लो। अब ये वाली सहूलतकारी तो कादी फायद ईसा ही कर सकते थे ना, कोई और जज तो नहीं कर सकेगा। और अगर याया अफरीदी साहब करेंगे तो वो भी कादी फायद ईसा बन जाएंगे जल्द, और एक दिन आएगा 3 साल बाद उनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। तो लोग उन्हें किस तरह याद रखेंगे ये वो अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र इसलिए हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पर मट्टी डाली जा सके। इस वक्त जो है ना 26वीं आईनी तरमीम वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जिस तरह का शब खून मारा गया है और जो जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान की अदलिया के साथ की गई है, ऐसी सूरत हाल में 26वीं आईनी तरमीम पर से तवज्जो हटाना जरूरी है। तो 26वीं आईनी तरमीम पर से तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त सारे रल मिल के कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करो इस पर पर्दा डालो, और इसका एक तरीका यह है कि इनको 27वीं आईनी तरमीम की मुसीबत डाल दी जाए कि जनाब हम एक और तरमीम लेकर आ रहे हैं, पहले उसका सोचना शुरू कर दो, 26वीं को आप भूल जाओ। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जब तक रिवर्स नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का आइन जो है वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगा। यहां पे अदलिया के ऊपर एक अटैक कर दिया गया है और अदलिया की हालत वो कर दी गई है कि न 3 में न 13 में, यानी अदलिया के दांत ही तोड़ दिए गए हैं। जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस तो बने हैं लेकिन बराए नाम हो गए, वो इतने इख्तियारात नहीं है जितने कादी फायद ईसा के पास थे। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, पूरी अदालत को मिलकर उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम मामला आईनी अदालत में जाएंगे, ये मामला जो है फुल कोर्ट में भी जा सकता है क्योंकि ज़्यादा अहमियत का हामिल मामला है। लिहाजा आईनी तरमीम को फुल कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। मैं इस पर लीगल ओपिनियन लूंगा वकला की और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसमें क्या हो सकता है। फजलुर रहमान साहब ने नादरीन एक स्टेटमेंट दिया है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने मुतालबा किया कि मुल्क में एक बार फिर नए इंतखाबात करवाए जाएं
और खुशाब में पार्टी कारकुनान से मीटिंग के दौरान फजलुर रहमान ने एक बार फिर कहा कि मौजूदा असम्बली जायज़ नहीं है, मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है, इसलिए हम नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अभी भी अपोजिशन का फरीक बनकर हुकूमत से बात की और मुस्तकबिल में भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद का हमारा कोई इरादा नहीं है, बल्कि अपोजिशन में ही बैठेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में असल मवाद को किसी और तरमीम में शामिल नहीं होने देंगे, यानी हम 27वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहाइयों की सूरत में मिलने वाले रिलीफ पर कोई बात नहीं करूंगा। कौन सी रिहाइयाँ? सिर्फ एक बुशरा बीबी की रिहाई हुई है और उन्हें गैर कानूनी और गैर फजलुर रहमान साहब की सियासत जो है ना, वो बाद औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि घिन आती है। भाई आप आलम दीन, आप सच बोले, आप बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी औरत के साथ इतना जुल्म और ज्यादती इस तरीके से नहीं की गई जो इमरान खान की बीवी के साथ कर दी गई है। इद्दत का घटिया केस उसके ऊपर बना दिया, बगैर केस के उसको जो है वो 9 महीने से उसको जेल में रखा हुआ है। अब उसकी रिहाई हुई है तो आप इसको डील की बातें अब तासुर दे रहे हैं मौलाना साहब। इमरान खान की बहनें जो हैं वो अकेली खड़ी हुई थी, उन पर दफा 144 लगा के और दहशतगर्दी के मुकदमे डाल दिए। बजाय इसके कि आप इसकी मजम्मत करें, आप इन रिहाइयों को डील की तरफ इशारे दे रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब जो है ना वो बहुत अजीब किस्म की सियासत करते हैं। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जाली असम्बली है, ये जाली असम्बली है, इससे मैं अगली तरमीम नहीं होने दूंगा। ये जाली असम्बली है, इसलिए दोबारा नए इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन इसी जाली असम्बली से इसी फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम पास करवा दी है। यानी जाली असम्बली उस वक्त नहीं थी जब आप आईनी तरमीम पास करवा रहे थे। अगर फजलुर रहमान साहब इस गुनाह बेलज्जत में शामिल ना होते तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आईनी तरमीम ना हो सकती। और अगर फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम होती तो वो जो 63A वाला मामला है और ये सारे मुद्दे खुल जाते और ये आईनी तरमीम एक वक्त आता कि रिवर्स भी हो जाती और इंतहाई कंट्रोवर्शियल होती। फजलुर रहमान साहब ने पूरी सहूलतकारी फराम की है, इस निज़ाम को हमेशा फराम की है। फजलुर रहमान साहब स्टेटस को के हमेशा ज़्यादा करीब रहते हैं और स्टेटस को के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। लिहाजा फजलुर रहमान साहब जो है वो वही सियासत करेंगे जिसमें उनको 4 सीटें ज़्यादा मिल जाएं। वो 4 सीटें पहले उन्हें कम मिली हैं, अब वो 4 सीटें बढ़ाने की कोशिश करेंगे और वो इन सीटों से आगे कभी इसलिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनकी सियासत जो है वो बहुत छोटी सोच के साथ आगे बढ़ती है। यानी छोटे से फायदे के लिए उन्होंने एक ऐसी आईनी तरमीम पास करवाई और झूठे वादों के साथ पास करवाई जो अब पूरे पाकिस्तान के गले पड़ी हुई है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।